कहते हैं कि इंसान को एक ही जीवन में कई तरह की ज़िंदगी जीना पड़ता है। वक्त के साथ अपने जीवन में बदलाव भी करना पड़ता है। पर जो इंसान समय के साथ अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाता है, या तो वो समय से काफ़ी पीछे छूट जाता है या फिर उसे अपने जीवन में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आज के कहानी में एक व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी आगे तो बढ़ता है, पर वक्त के साथ अपने लाइफ में बदलाव नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है रतलाम, और इसी रतलाम शहर का एक थाना पड़ता है दीनदयाल नगर। दीनदयाल नगर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है विंध्यावासिनी, और इसी विंध्यावासिनी कॉलोनी का रहने वाला सोनू तलवाड़ी, जिसकी उम्र है लगभग 33 साल के आसपास। पत्नी का नाम निशा, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल के आसपास। सोनू के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम अमन, जिसकी उम्र है लगभग 7 साल के आसपास। बेटी का नाम है खुशी, जिसकी उम्र है लगभग 4 साल के आसपास। सोनू, जो कि रेलवे में अनुकंपा के आधार पर ट्रैकमैन का काम करता है, अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करता है। सोनू अपने आस पड़ोस के लोगों से भी काफ़ी मिलजुल कर रहता है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से सोनू की पत्नी और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसीलिए एक दिन सोनू का पड़ोसी सोनू से उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछताछ करता है। कहता है कि आपकी पत्नी और बच्चे पिछले 1-1.5 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर सोनू पड़ोसी को जवाब देता है कि मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मुझसे नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है। इसलिए पड़ोसी कहता है कि बच्चों के बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। आप अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बीवी से बात कीजिए और भाभी को कैसे भी घर लेकर आइए। सोनू भी पड़ोसी से कहता है कि ठीक है, मैं बात करूंगा। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। 1 सप्ताह का समय तो गुजर जाता है, सोनू की पत्नी और बच्चे घर नहीं आते हैं, लेकिन सोनू एक दूसरी महिला को अक्सर अपने घर पर लेकर आना शुरू करता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब सोनू उस महिला को अपने घर में ला करके रख देता है और फिर उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोग जब उस महिला को देखते हैं, आखिरकार 21 जनवरी 2023 को कुछ पड़ोसी दीनदयाल नगर पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे पड़ोस का रहने वाला सोनू, जिसकी बीवी और बच्चे कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोनू एक दूसरी महिला को अपने घर में ला के रख दिया है, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में काफ़ी बदनामी हो रही है। आप लोग इस पर कुछ कीजिए। पड़ोसी जैसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस भी काफ़ी हरकत में आती है और 21 जनवरी 2023 को ही सोनू के घर पे पहुंच जाती है। और फिर पुलिस सबसे पहले सोनू की पत्नी और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। तो सोनू काफ़ी शर्मिंदगी से पुलिस वालों के सामने सर झुका करके और पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। सोनू जब इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है तो इसे सुन करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए पुलिस अब निशा के घर उसके पिता छोटेलाल से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस जब निशा के पिता छोटेलाल से पूछताछ करती है तो छोटेलाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी बच्ची जब सोनू के साथ ने लव मैरिज कर ली, उसके बाद से हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया। हमें नहीं पता कि निशा और उसके बच्चे कहाँ पे हैं। जैसे ही छोटेलाल इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है तो पुलिस भी अब अपने जीत पे उतर जाती है कि कैसे भी करके सोनू की पत्नी निशा और उसके बच्चों की तलाशी की जाए। इसीलिए पुलिस अब फिर से सोनू के कॉलोनी में जाती है और उसके पड़ोसियों से सोनू और उसकी पत्नी निशा के रिश्ते के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी वाले जवाब तो देते हैं, लेकिन जवाब काफ़ी डर सहमे से देते हैं। पड़ोसी वाले कहते हैं कि साहब, सोनू और उसकी पत्नी निशा के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई बात को लेकर के झगड़े तकरार होता था। जोर जोर की आवाज़ें उसके घर से बाहर आती थी। जैसे ही पड़ोसी इस तरह के जवाब पुलिस वालों को देते हैं, इस पर पुलिस वालों का दिमाग कहीं ना कहीं ठनक जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद सोनू की पत्नी और उसके बच्चे के साथ में कोई अनहोनी ना हो गई हो। इसीलिए 22 जनवरी 2023 को फिर से पुलिस सोनू के घर पे जाती है और उसकी पत्नी निशा और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। सोनू फिर से पुलिस वालों को वही जवाब देता है, लेकिन पुलिस इस बार सोनू से एक पर एक कई सारे सवाल करती है। सोनू भी जब पुलिस वालों के सवालों का जब जवाब देना शुरू करता है तो उसके जवाब से पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सोनू के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद सोनू कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
इसीलिए पुलिस शक के आधार पर सोनू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर थाने में सोनू से उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, सोनू के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार सोनू मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सोनू कहता है कि साहब, आज से ठीक 2 महीने पहले ही मेरी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई है। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। सोनू बताता है कि उसके पिता का नाम राजेश है। राजेश जो कि रेलवे में नौकरी करता है और इसी पीएनटी कॉलोनी में रहता है। राजेश जब पीएनटी कॉलोनी में रहता है, इसी पीएनटी कॉलोनी की रहने वाली सुल्ताना से मुलाकात होती है। राजेश की जब सुल्ताना से मुलाकात होती है, सुल्ताना उसे पसंद आ जाती है और फिर राजेश सुल्ताना से निकाह कर लेता है। कुछ साल का जब समय बीतता है, राजेश के एक बेटा होता है जिसका नाम सोनू रखता है। लेकिन सोनू जैसे ही 20 साल की उम्र में पहुंचता है, जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, गलत लड़कों के संगत में पड़ जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई से उसका मन भर जाता है और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। शराब ही नहीं पीता है बल्कि अपने इलाके के तमाम लड़कियों के आगे पीछे घूमना शुरू करता है और उनके साथ में छेड़खानी करता है। इसीलिए आए दिन अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति राजेश के घर पे पहुंचता है और उसके बेटे सोनू के बारे में कोई ना कोई शिकायत राजेश से जरूर करता है। आए दिन हर रोज जब कोई ना कोई व्यक्ति राजेश से उसके बेटे सोनू के बारे में जब शिकायत करता है, इसलिए राजेश एक दिन सोनू को बिठा करके काफ़ी बेहतर तरीके से समझाता है। सोनू समझने के बजाय उल्टे अपने पिता को जवाब देता है कि तुमने भी तो लव मैरिज किया था, अगर मैं भी वही सब कर रहा हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। राजेश तमाम कोशिश कर लेता है लेकिन सोनू अपने पिता की एक बात नहीं मानता है। अपने बच्चे की जब इस तरह की हालत देखते हैं तो कहीं ना कहीं सोनू की माँ सुल्ताना को चिंता सताने लगता है। इसीलिए सुल्ताना अपने पति राजेश से कहती है कि अगर सोनू का यही हरकत रहा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बेहतर है कि सोनू को कहीं ना कहीं शादी करा देते हैं। सुल्ताना जब अपने पति राजेश से इस तरह की बातें कहती है, राजेश भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर सोनू की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाशी करना शुरू कर देता है। सुल्ताना अपने ही एक दूर के रिश्तेदार नगमा से सोनू का रिश्ता तय कर देती है और फिर साल 2011 में सोनू नगमा से निकाह कर लेता है। नगमा से शादी कर अपने पत्नी बनाकर घर तो लेकर आता है, लेकिन शादी के बाद भी सोनू के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। शादी के बाद भी अक्सर शराब पी करके घर पे आता है, अपनी पत्नी नगमा के साथ झगड़े तकरार करता है, मार पिटाई भी करता है। नगमा भी जब अपने पति को इस हालत में देखती है, किसी भी तरीके से सब कुछ बर्दाश्त करके अपने पति के साथ रहती है, ये सोच करके कि शायद आगे चल के उसके पति में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन इस 1 साल में भी सोनू के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। आखिरकार नगमा तंग आकर के अपने पति को छोड़ करके हमेशा के लिए मायके चली जाती है। नगमा जब उधर मायके पहुंच जाती है, सोनू भी अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वापस लाने के बजाय अदालत पहुंच जाता है और तलाक का अर्जी दे देता है। उसके बाद से सोनू फिर से अपनी पिछली ज़िंदगी में वापस आ जाता है। फिर से कॉलोनी में इधर उधर घूमता है, लड़कियों के पीछे ताड़ना शुरू करता है और उनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू करता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इसका तलाक का केस अदालत में चल ही रहा होता है। सोनू कोई नौकरी वगैरह नहीं करता है, अक्सर अपने घर से पैसे लेता है, अपने दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करता है। साल 2014 में इसी कॉलोनी में सोनू की मुलाकात निशा से होती है। निशा जो कि सिलाई सीखने के लिए सेंटर पे जाती है, सेंटर से जब भी घर आती है रास्ते में ही सोनू की मुलाकात होती है। सोनू जब पहली बार निशा को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है और फिर निशा को फॉलो करना शुरू करता है। जब उसके आगे पीछे घूमना शुरू करता है, निशा भी जब सोनू को देखती है तो उसे देख करके निशा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार सोनू उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। आखिरकार एक दिन मौका निकाल करके सोनू निशा से अपनी दिल की बात कह ही देता है। लेकिन जिस दिन अपनी दिल की बात कहता है, निशा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर निशा और सोनू के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से अक्सर सोनू और निशा मौका निकाल करके मुलाकात करते हैं। दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। निशा और सोनू के प्यार का जब परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन निशा के पिता छोटे लाल को मालूम चल जाता है। छोटे लाल को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची सोनू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई है, तो एक दिन छोटे लाल सोनू के पिता राजेश से मुलाकात करता है। दरअसल छोटे लाल भी रेलवे में ही नौकरी करता है राजेश के ही साथ में। छोटे लाल जब राजेश से मुलाकात करता है
तो उसे समझाता है कि तुम अपने बेटे को किसी भी तरीके से समझाओ, क्योंकि सोनू ने मेरी बच्ची निशा को किसी भी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और उसे शादी करना चाहता है। जरा तुम ही सोचो कि अगर मैं निशा की शादी सोनू से कर देता हूँ तो मेरी बच्ची का वो पालन पोषण कैसे कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा ना तो कोई काम धंधा करता है और ना ही कोई नौकरी करता है। छोटेलाल जब इस तरह की बातें सोनू के पिता राजेश से कहता है तो राजेश भी अपनी हाथ जोड़ करके छोटेलाल से कहता है कि मैं अपने बच्चे से तंग आ चुका हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपनी बच्ची का शादी जल्द से जल्द किसी दूसरे लड़के से कर दो। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी बच्ची की शादी मेरे बेटे से करो और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। छोटेलाल भी राजेश की बात मान लेता है और फिर निशा की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अपने ही पैतृक गाँव के एक लड़के से तय कर देता है साल 2014 में। लेकिन जैसे ही निशा को मालूम चलता है कि उसका पिता उसकी शादी तय कर चुके हैं, निशा अपना घर छोड़ करके सोनू के साथ फरार हो जाती है। सोनू निशा को लेकर के फरार हो जाता है और अपने माता पिता से अलग हटकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, सोनू के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और फिर राजेश के ही जगह पे सोनू का अनुकंपा के तहत ट्रैकमैन का रेलवे में नौकरी लग जाता है। जैसे ही नौकरी लग जाता है, सोनू कुछ पैसा कमाता है और फिर कुछ पैसा इकट्ठा करके इसी विंध्यावासिनी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदता है और उस प्लॉट पे एक घर बना लेता है और फिर उसी घर में निशा के साथ में रहने लगता है। निशा के साथ शादी तो करता है, लेकिन वो शादी उसकी वैलिड नहीं हो पाती है। निशा से कोर्ट मैरिज करने के लिए जब कोर्ट में पहुंचता है तो पता चलता है कि सोनू का उसके पत्नी के साथ में अभी तक तलाक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से निशा से शादी करने के बावजूद भी उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। इस 5-6 सालों में सोनू के 2 बच्चे हो जाते हैं, अमन और खुशी। लेकिन अमन और खुशी जैसे ही 5 और 6 साल के हो जाते हैं, उसकी पत्नी उन दोनों को दाखिला कराने के लिए स्कूल में लेकर जाती है, लेकिन तब तक उसके बच्चों का पिता का नाम नहीं मिल पाता है। दरअसल जब तक सोनू का अपनी पत्नी नगमा से तलाक नहीं हो जाता तब तक सोनू अपने दोनों बच्चों का अपने पिता का नाम नहीं दे सकता था। निशा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके बच्चों का उसके पिता का नाम नहीं मिल पा रहा है, इस बात से लेकर के निशा अब सोनू से झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। निशा कहती है कि तुम अपनी पत्नी नगमा से जल्द तलाक ले लो। इधर सोनू जैसे ही कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है, कोर्ट भी सोनू को फैसला सुना देता है कि तुम अपनी पत्नी को हर महीने 1500 रुपये खर्चे के तौर पे दोगे। सोनू भी हर महीने अपनी पत्नी को 1500 रुपये खर्च पे देता है, लेकिन जब भी पैसे देता है काफ़ी गुस्से से तिल मिला जाता है। इसीलिए सोनू कई बार कोशिश करता है कि नगमा को इस दुनिया से हटा दे, लेकिन सोनू को कभी मौका ही नहीं मिल पाता है। जब निशा के बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं हो पाता है, इसी बात से लेकर के जब सोनू से झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है, सोनू और निशा के बीच में दूरियां बन जाती है। लगभग महीनों दिन तक दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। 1 महीने का जब समय बीतता है, सोनू फिर से अपनी पिछली दुनिया में वापस आ जाता है। जब अपनी पत्नी के नज़दीक नहीं पहुंच पाता है, फिर से वो इधर उधर दूसरे महिलाओं के साथ में उठना बैठना शुरू करता है। लेकिन जैसी इस तरह की हरकत सोनू फिर से अपनाता है, इस बात की सच्चाई निशा को मालूम चल जाता है। 22 नवंबर 2022 को सोनू हर रोज की तरह ड्यूटी करके शाम के वक्त शराब पी करके अपने घर पे पहुंचता है और फिर इसी बात को लेकर के सोनू और निशा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि आखिरकार गुस्से में आकर सोनू अपने ही घर में से कुल्हाड़ी उठाता है और गुस्से में आकर उसी कुल्हाड़ी से अपने पत्नी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसी रात को ही सोनू अपने दोस्त बंटी के नंबर पे फ़ोन करता है और अपने घर पे बुलाता है। बंटी जब घर पे पहुंचता है तब जाकर के सोनू सारी सच्चाई अपने दोस्त बंटी से कहता है और तीनों की डेड बॉडी उसे दिखाता है और रोते हुए कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से तुम मेरा साथ दो ताकि इन तीनों डेड बॉडी का ठिकाने लगा दिया जाए। बंटी भी सोनू की बातों में आ जाता है, मार्केट में जाता है, शराब खरीद करके लाता है। पूरी रात बैठ करके सोनू के घर में ही शराब पीते हैं। तब बंटी सोनू से कहता है कि क्यों ना तुम अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खोदवाओ और उसी गड्ढे में इन तीनों की डेड बॉडी को डालकर मिट्टी भर दिया जाए। बंटी जब इस तरह की सुझाव सोनू को देता है तो ये सुझाव सोनू को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी ही मार्केट में जाता है और 2 मजदूरों को बुला कर लाता है और उन मजदूरों से कहता है कि सोनू के आंगन में ज़मीन के नीचे एक टंकी बिठाना है, दरअसल कुछ गड्ढा खोदना है। 2 मजदूर आते हैं और फिर सोनू के घर के आंगन में ही काफ़ी गहरा गड्ढा खोदते हैं। सोनू दोनों को मजदूरी दे देता है। दोनों मजदूर शाम के वक्त अपने घर चले जाते हैं
और फिर उसी रात को ही सोनू और बंटी मिल करके तीनों की डेड बॉडी को उठाकर उस गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद अगले दिन सोनू उस मिट्टी के ऊपर प्लास्टर करवा देता है, पत्थर लगवा देता है और फिर सोनू उसी घर में पिछले 2 महीने से रह रहा था और बिल्कुल नॉर्मल के जैसे अपने नौकरी पे भी जाता है, काम करके अपने घर पे भी आता है। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, सोनू को फिर से तन्हाई महसूस होने लगता है। इसीलिए इलाके के एक महिला से दोस्ती कर लेता है, कभी कभार उसे अपने घर पे भी लेकर आता है। लेकिन जब उस महिला को हमेशा के लिए अपने घर पे लेकर आ जाता है, इस बात से पड़ोसी वाले नाराज हो जाते हैं और इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। वाकई में जब सोनू ये पूरी कहानी बताता है तो सोनू के तहरीर पे पुलिस सोनू को लेकर उसके घर पे जाती है और बताए हुए जगह पे गड्ढे को खुदवाती है। तो वाकई में वहाँ से उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के कंकाल बाहर निकलते हैं। फिर पुलिस सोनू के ही तहरीर पे उसके दोस्त बंटी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने सोनू और बंटी दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है, अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।